गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के दूसरे अध्याय मानव जनन के। तो मानव जनन के बारे में जो पिछली वीडियो हैं, पिछली क्लासेज में हमने नर जनन तंत्र के बारे में जाना था। इस क्लास में हम मादा जनन तंत्र जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मादा जनन तंत्र जिसके कि मुख्य जो लैंगिक अंग होता है वो होते हैं, मुख्य लैंगिक अंग में पाया जाता है अंडाशय। मुख्य लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय, क्योंकि यह अंडाणुओं का उत्पादन करेगा। जबकि सहायक नलिकाओं के रूप में अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, और गर्भाशय यूटेरस, और इसके साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा और योनि, ये सहायक नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। जबकि स्त्री में या मादा में जो बाह्य जननेंद्रिय के रूप में भग या वल्वा उपस्थित होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मादा में जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक ग्रंथियों के रूप में मादा में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ते हैं, चलो संरचना को जानते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में जो मुख्य लैंगिक अंग होता है वह होते हैं अंडाशय। मादा जनन तंत्र के मुख्य लैंगिक अंग क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय जो कि बादाम की आकृति के होते हैं और इनकी लंबाई लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है और चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर की होती है। ये एक स्नायु या लिगामेंट की सहायता से, स्नायु या लिगामेंट की सहायता से गर्भाशय गुहा से जुड़े होते हैं या गर्भाशय झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं। तथा ये इनकी जो स्थिति होती है वह श्रोणि भाग, जो पेल्विक एरिया होता है, जो कमर के या उदर गुहा से नीचे तथा अपने पैरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो उस प्यूबिक एरिया या कह सकते हैं इस श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। अगर हम बात करें अंडाशय की जो संरचना होती है, जो अंडाशय की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये एपिथेलियम की इनकी झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर का जो भाग है, ये कंप्लीट भाग है, इसको हम पीठिका, दिख नहीं रहा होगा ये, इसका जो आंतरिक भाग है इसको पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। आंतरिक भाग किसके? एपिथेलियम, जो बाहरी उपकला जो कोशिका होती है, एपिथेलियम की जो लेयर होती है इसके आंतरिक भाग कहलाता है स्ट्रोमा या पीठिका। और स्ट्रोमा या पीठिका 2 भागों में विभाजित होता है। इसका जो पर्दे वाला भाग होता है वह वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। स्ट्रोमा का जो पर्दीय क्षेत्र होता है, उपकला की ओर का जो क्षेत्र होता है जिसको हम वल्कुट कहते हैं। जबकि इसका जो केंद्रीय भाग जो होता है उसको मध्यांश या मेडुला कहते हैं, या कह सकते हैं अंडाशय वल्कुट, अंडाशय मध्यांश। जो अंडाशय वल्कुट होता है, इस वल्कुट के अंदर कई सारी प्राथमिक पुटिकाएं उपस्थित होती हैं। ये आगे हम अंडजनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, वहाँ पे हम बताएंगे पुटिकाएं, यानी कि कई सारी हजारों लाखों की संख्या में इसमें पुटिकाएं होती हैं। और जो इसका मध्यांश भाग होता है इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ या तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। अंडाशय जो मुख्य रूप से एक मादा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन इनका स्त्राव करता है, उत्पादन भी करता है। इसके साथ साथ जो मादा युग्मक अंडाणु होता है उसका भी इसमें निर्माण होता है। अंडाणु निर्माण होगा, अंडाणु के निर्माण होकर जिसको
द्वितीयक अंडक कहेंगे, ये इसकी संरचना से बाहर निकलकर आ जाता है, जिसके विस्तृत जानकारी हम अंडजनन की प्रक्रिया है वहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये अंडाशय, हर महीने प्रत्येक अंडाशय से एक अंडाणु का मोचन होता है प्राय। तो ये अंडाणु कहाँ से, ये संरचना ये वाली बताइए, इस संरचना से मान चलो कोई अंडाणु यहाँ से मोचित हो गया, अंडाणु मोचित हो जाता है, उत्सर्जित हो गया, जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। अब ये अंडाशय यहाँ से आगे प्रवेश करता है किसमें, अंड वाहिनी में। आगे अगर हम संरचना की बात करें, मादा जनन तंत्र की हम बात कर रहे हैं, तो मादा जनन तंत्र में पहला तो हो गया अंडाशय। अंडाशय से अगला जो नलिका रूपी भाग होता है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये भाग जिसको फ्लोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं, इस पूरी संरचना को क्या कहेंगे, अंडवाहिनी या डिम्बवाहिनी या फ्लोपियन नलिका कहते हैं। ये फ्लोपियन नलिका मुख्य रूप से 2 भाग या कह सकते हैं 3 भाग में बटी होती है। हालांकि ये तीसरा भाग जो कीपक होता है वो एम्पुला का एक भाग होता है। अगर हम इनको दोनों को अलग अलग बात करें तो इस्तमस और एम्पुला 2 भागों में बटे होते हैं। इस्तमस का या जो एम्पुला या इसको तुम्बिका भी कहते हैं, तुम्बिका, इसका अंडाशय के समीप वाला भाग कीपनुमा होता है। कीप होता है, अंडाशय के समीप वाला भाग कीपनुमा होता है। इस भाग को हम कहते हैं कीपक या इन्फंडिबुलम कहेंगे। ये क्या करता है, जो अंडाशय से जो अंडोत्सर्ग होगा, अंडाणु उत्पादित होगा, उसको ग्रहण करने का कार्य करता है। और इस कीपक के क्या होते हैं, उंगली नुमा प्रवर्ध बाहर निकले हुए होते हैं ये इस प्रकार से। तो ये प्रवर्ध, इन प्रवर्धों को कहते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी क्या करेंगी, इस कीपक को जो अंडाणु निकल का है उसको पकड़ने में सहायता करती हैं, ग्रहण करने में सहायता करती हैं। अब यहाँ से ये जो अंडाणु ऊपर की ओर गति करेगा। अंडवाहिनी का जो गर्भाशय के जो समीप वाला जो संकीर्ण भाग होता है उसको हम इस्तमत या संकीर्ण पथ कहते हैं। अंडवाहिनी का जो चौड़ा वाला भाग होगा उसको तो कहेंगे एम्पुला, और जो सकरा वाला पतला वाला भाग होता है उसको कहते हैं इस्तमस या संकीर्ण पथ। अब इस संकीर्ण पथ के अंदर ये जो नलिका होती है बिल्कुल संकीर्ण होती है, पतली वाली नलिका होती है। ये जो नलिका गर्भाशय से जुड़ती है इसको कहते हैं ल्यूमेन। इसको क्या कहेंगे, ल्यूमेन। ध्यान रख लेना कि जो निषेचन की जो प्रक्रिया होगी मादा में, वह अंडवाहिनी के या फैलोपियन ट्यूब के जो एम्पुला क्षेत्र होता है वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और निषेचन के पश्चात ये युग्मनज जो बनेगा वह इस्तमस द्वारा गर्भाशय की ओर वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय एक थैलीनुमा खोखली संरचना होती है जिसमें क्या होगा, भ्रूण का विकास होता है, परिवर्धन होता है। गर्भाशय क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें भ्रूण या शिशु का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, या और अंतरोपण की क्रिया भी कहाँ पर संपन्न होती है, गर्भाशय के अंदर होते हैं। गर्भाशय की जो दीवार होती हैं ये 3 परतों में, 3 भागों में विभाजित होती हैं। सबसे आंतरिक भाग जिसको हम अंतःस्तर या गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये वाली पोर्शन होता है, ये भाग होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो अंतःस्तर होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, जब महिलाओं में जो ऋतुस्राव की प्रक्रिया होती है, आर्तव चक्र होता है, तो ऋतुस्राव के दौरान ये झिल्ली क्या होती है, टूटकर म्यूकस के रूप में रक्त तथा मृत कोशिकाओं के रूप में गर्भाशय ग्रीवा या योनि द्वारा बाहर निकलती है। और इसके आंतरिक भाग, ये जो भाग है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं पेशी स्तर या मायोमेट्रियम। अंतःस्तर से आंतरिक भाग जिसको हम कहेंगे पेशी स्तर या मायोमेट्रियम कहेंगे। ये मायोमेट्रियम अर्थात इसमें पेशियाँ होते हैं। जब मुख्य रूप से जब प्रसव होता है महिलाओं में, जब शिशु का विकास हो जाता है तो प्रसव के दौरान इनकी पेशियों में क्रमानुकुंचन की गति होती है, जिसकी वजह से प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब प्रसव का चैप्टर आएगा टॉपिक तब हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे।
सबसे बाहरी परत को कहते हैं परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, जो कि आंतरिक भागों की सुरक्षा का कार्य करती है। गर्भाशय का निचला संकीर्ण पथ आगे एक संकीर्ण छोटा भाग बना देता है, जिसको हम गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। ये वाला भाग पूरा गर्भाशय ग्रीवा कहेंगे। और गर्भाशय ग्रीवा के अंदर एक नलिका रूपी भाग होता है जिसमें शुक्राणु प्रवेश करते हैं गर्भाशय के अंदर, इसको हम कहेंगे ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल आगे का जो भाग है, गर्भाशय ग्रीवा के आगे का भाग योनि भाग कहलाता है, जिसको मैथुन अंग भी कहते हैं। संभोग के द्वारा, शिश्न के द्वारा जो शुक्राणु या वीर्य का जो उत्सर्जन किया जाता है वह योनि में किया जाता है, और योनि से ही जो शुक्राणु है वे गर्भाशय की ओर गति करते हैं। तो इस प्रकार से ये मादा जनन तंत्र की संरचना होती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक मादा जनन तंत्र समझ में आया होगा। यदि समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कर देना, तथा यदि आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।